नमस्कार, आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। द गैंगस्टर सागा के पिछले एपिसोड में हमने जाना और सुना था। खाना सबका पूरा हो गया था। स्टेज पर अरुण जाकर चढ़ गया था और फिर उसने अपने ही लफ्ज़ बोले थे, मिस्टर ग्रोवर से भी और आमाल से भी। उसका ये कहना था कि वो गोल्ड हॉर्स की कमान एक लड़की के हाथ में कैसे सौंप सकते हैं। कैसे? क्या एक लड़की एक गैंग को चला सकती है, वो भी ऐसे जैसे एक मर्द चलाता है? उसका ये चैलेंज था जिसे एक्सेप्ट किया था मिस्टर ग्रोवर ने। और मिस्टर ग्रोवर के इस एक्सेप्टेशन को अपनी दस्तक दी थी आमाल ने, ये कहकर कि अगर 15 दिन में उसने ये कर कर नहीं दिखाया तो वो इस पद को छोड़ देगी। तो अरुण भी कुछ कच्चे इरादों का मालिक नहीं था। उसने भी ये कहा कि अगर 15 दिन में वो ये कर दिखाएगी तो वो उसका वफादार हो जाएगा। घर पहुँचे थे ये लोग। बस यही तो पिछला एपिसोड था। आइए अगले एपिसोड में चलते हैं। वो दरवाज़ा बंद करके जब आमाल ने कविशा के पल्लू को अपने हाथ में धर लिया था तो कविशा ने भी गर्दन उचकाकर अपना पल्लू आमाल के हाथ से खींच लिया था, जिस पर मुस्कुराए थे आमाल के वो लब। कविशा इतराते हुए जाकर खिड़की पर खड़ी हो गई थी। उसका वो बैग जैसे आमाल को बुला रहा था। बस दिल खिंच रहा था आमाल का। खींच रहे थे उसके कदम जो रुक गए थे कविशा के पास पहुंचकर। उसने अपने एक हाथ से ही कविशा की कमर को कवर कर लिया था। हक कर लिया था उसने कविशा को और अपने चिन को कविशा की उस गर्दन में धंसाते हुए कहा, अब क्या हुआ? वो फुसफुसाना कविशा के दिल को ज़रा छेड़ सा गया था। उसने भी अपने अंदाज के अनुसार अपने आप को दूर करना चाहा। मुझे कपड़े बदलने हैं। कविशा दूर जा रही थी तो उसकी ली हुई दूरी को कम कर दे रहे थे अमाल के कदम। वापस अमाल ने उसके पल्लू को पकड़ लिया था। कविशा एक विंडो से हटकर दूसरे विंडो पर पहुंच गई थी, लेकिन अमाल ने उसकी साड़ी के पल्लू को छोड़ा ही नहीं था। दोनों की आंखें खिंच रही थीं, एक दूजे में बंध रही थी। ये बदन का हर हिस्सा एक अनकहा रोमांस बता रहा था, लगना चाह रहा था गले अपनी मोहब्बत के। अमाल धीरे धीरे अपने कदम कविशा की तरफ बढ़ा रही थी। कविशा लैंप पर पहुंच गई थी जो बेड के ठीक बगल में ही था और वो साड़ी हल्के से अब कविशा के कंधे से निकल आई थी। कविशा ने अपने आप को फिर से खिड़की की तरफ किया और फिर से वो साड़ी अपना एक सतह खोल चुकी थी। अमाल की आंखें कविशा से हट नहीं रही थीं और कविशा की आंखें तभी तभी अपने रुख को बदल रही थी जब वो दूसरी तरफ अपनी जगह बदल ले रही थी। ये साड़ी की खींचतान पहुंची थी फिर से उसी खिड़की पर, जिसकी दरार से हल्की हवा आकर उसी खिड़की के पर्दे से रोमांस कर रही थी। उड़ रहा था वो पर्दा वैसे ही जैसे कविशा अमाल से दूर जा रही थी। उतनी ही दूरी इस हवा में और इस पर्दे में भी थी। क्यों क्यों जा रहे हो मुझसे दूर? हाँ, मुझे अपने लबों से तुम्हें सहलाना है बीवी, तो ये दूरी ना पैदा करो, ना करो। कविशा का बैग अब अमाल के होठों पर था। उसका वो शोल्डर, उसकी वो गर्दन अमाल के होठों से मिलने की ख्वाहिश कर रही थी। तभी एकदम से अचानक पूरी हवेली में अंधेरा हो जाता है। ये क्या हुआ? कविशा पलट गई थी। उसका रुख अब अमाल के रुख पर था और उसके दोनों हाथ अमाल के सीने पर। मैं देखती हूँ, ये कहकर अमाल ने अपनी ब्लेज़र की पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला और उदय को कॉल कर दिया था। उदय ने 2 रिंग में फ़ोन उठा लिया था। क्या हुआ उदय? लाइट को क्या हुआ? बस कुछ नहीं, मुझे लगता है जनरेटर में कोई दिक्कत है, मैं देखता हूँ। ये कहकर उदय ने फ़ोन कट किया और अपनी मोबाइल की टॉर्च को जलाते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया जहाँ जनरेटर का सेटअप था। मैं लैंप जलाती हूँ,
कविशा ने धीरे से कहा और अपने उस गिरे हुए पल्लू को अपने कंधे पर वापस किया और जाकर अलमीरा के ठीक बगल वाली टेबल के ड्रॉर से माचिस निकाली थी। वो लैंप का शीशा उतारा था कविशा ने। माचिस को जलाकर वो लौ जला दी थी लैंप की। शीशा वो लगा ही रही थी उस लौ पर। तब तक अमाल के होठों ने उसकी गर्दन को चूम लिया था। कविशा के दिल में एक तूफान मचा। उसने वो शीशा लगा दिया और उस लौ की रोशनी में इन दोनों के चेहरे चमक रहे थे। कविशा के उस टमक पर अमाल ने अपने फ्री हाथ की हथेली को फैलाकर दबा दिया था, जिससे कविशा का बैग अमाल के सीने से चिपक गया था। कविशा ने आंखें बंद करते हुए अपने आप को पलट दिया और फिर इस मध्यम से भी मध्यम रोशनी में इन दोनों की निगाहों ने समा बांधा। तार बांधा था दोनों ने। दोनों की निगाहें कह रही थी कि अब बस। होठ ज़रा खुलकर बंद हो रहे थे। ये वॉइस बॉक्स नीचे नीचे धीरे धीरे सरक रहा था। अमाल का वो हाथ जो कविशा के पेट पर था, वो अब उसकी कमर की उस लकीर पर आ गया था। कविशा ने अपने चेहरे को उचकाकर अमाल की निगाहों में और झांकने की कोशिश की। क्या देख रही हो ऐसे? देख रही हूँ ये मध्यम रोशनी तुम्हारे लिए बनी है या तुम इस मध्यम रोशनी के लिए? कुछ भी अमाल, कुछ भी तो नहीं। तुम नहीं समझोगी बीवी कि तुम कितनी खूबसूरत हो, कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारे चेहरे का हर एक रंग तुम्हारी खूबसूरती को और बढ़ा जाता है। तुम नहीं समझोगी। ये कहकर अमाल के होंठ चुपचाप जाकर कविशा के गाल पर चिपक गए थे और फिर उसके गालों से हटकर उसी तरफ के कान पर गए थे। मेरी बीवी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है, सबसे खूबसूरत। फट से कविशा की दोनों बाहें अमाल की गर्दन का हार बन गई थी और इतनी सी ही दूरी में, इतनी से ही अंतराल में वो पल्लू कांधे से सरक कर नीचे ज़मीन पर पहुंच गया था। उसका एक छोर ज़मीन पर था तो दूसरे छोर के बीच की जो जगह थी वो कविशा की कमर से लिपटी हुई थी। पूरे कमरे में सिर्फ एक लैंप की रोशनी, वो भी वो लैंप जो ईंधन से जला करती है। कस लिया था कविशा ने अपनी बाहों में अमाल को और अमाल का वो हाथ जो अभी कमर की लकीर पर चिपका हुआ था, वो ज़रा ऊपर बढ़ा था और इस बैकलेस ब्लाउज पर जो एक सिंगल हुक था, उसे खोलने की कोशिश करने लगा था। जैसे ही उस हुक को अमाल की उंगलियों ने खोल दिया, वैसे ही कविशा ने फिर से अपने आप को अमाल से दूर करना चाहा। नहीं बीवी, आप दूर हो जाओगी तो ये पर्दा अपने आप निकल जाएगा और फिर क्या? और फिर मेरी धड़कनें पागल हो जाएंगी। ये अपने वश में नहीं रहती जब तुम्हारा रूप मेरी आंखों के सामने होता है। तुम्हारा रूप बहुत बहुत फुर्सत से संवारा गया है बीवी, और वो भी सिर्फ मेरे लिए। कविशा ने ये सुना और वो बेपरवाह होकर यहाँ से भागकर फिर से खिड़की की तरफ चलने लगी थी। अमाल पलटी थी, अपनी लबों पर मुस्कान लिए, अपनी आंखों में मोहब्बत लिए और देखा कि कविशा खिड़की के पास है। ये मध्यम सी जो रोशनी थी वो और ज़्यादा मध्यम हो गई थी क्योंकि लैंप की लौ और खिड़की के बीच दूरी जो थी, धीरे धीरे अमाल ने अपने कदम कविशा की तरफ बढ़ाए। सामने हो गई थी वो कविशा के। क्यों तड़पा रही हो मुझे? हाँ, अमाल ने ये सवाल किया था। कविशा ने इस सवाल पर अपनी गर्दन को उचका लिया था, जैसे उसे गर्व हो इस सवाल पर। कहा था ना मैंने, तड़पाऊंगी, हर लम्हा तड़पाऊंगी, जब जी चाहेगा तब तड़पाऊंगी। कविशा ने ये अपनी तीखी बात कही थी, बिना ये सोचे कि उसके क्लोथ्स हैं कहाँ। अमाल ने मुस्कुराते हुए अपने उस फ्री हाथ से
उसकी फिंगर से कविशा के चेहरे को सहलाया, गालों को सहलाया था अपनी उन उल्टी हथेलियों के साथ। कविशा ने आंखों में आंखें डाल रखी थी अमाल के। अमाल ने उन उंगलियों को ज़रा गर्दन पर किया। गर्दन पर करके जब उसकी उंगलियां नीचे सरकी तो अटक सी गई। वो ब्लाउज जो अभी निकला भी नहीं था और अब बंधा भी नहीं था। उंगलियों ने ज़रा जोर दिया और वो ब्लाउज नीचे सरकने लगा। तभी कविशा की आंखें अमाल की आंखों में ही थी और उसने अपने उस हाथ से उस ब्लाउज की बाजू को निकाल दिया। धीरे से उसने दूसरी बाजू को भी उस ब्लाउज से आज़ाद कर दिया और अब वो सिर्फ सिंगल वेयर में थी। अमाल की आंखें ज़रा बंद हुई और फिर खुल गई, लेकिन इस बीच उसका आई कांटेक्ट टूटा नहीं था। उसने अपनी उन उल्टी हथेली की फिंगर्स को नीचे किया और फिर कविशा के उस कुएंदार जगह पर गई। टिक सी गई थी वहाँ उसकी वो फिंगर्स, सर्कल लेने लगी थी और कविशा की सांसों को परेशान करने लगी थी। तब उस सर्कल के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर गई अमाल की वो फिंगर्स, तो जैसे लगा वो कुआं उसे खींच रहा है, उसकी उंगलियों को खींच रहा है। जिस तरह मेरी बीवी जानलेवा है, उसी तरह उसका हर एक अंग जानलेवा है, जो मुझे अपने अंदर डुबा देना चाहता है। ये कहते हुए अमाल ने अपनी ब्लेज़र को उतारने की कोशिश की। उस कुएं से अपने हाथ को हटाकर उस बाजू को निकाल दिया, लेकिन जब वो घायल बाजू की तरफ बढ़ी तो उसे दर्द महसूस हुआ। फट से उस बाजू को कविशा ने पकड़ लिया। रुको, मैं निकालती हूँ, मुझसे नहीं बोल सकती हो, डांटते हुए कहा था कविशा ने। इसलिए तो तुम्हें मैं जानलेवा कहती हूँ। मोहब्बत के बीच इस तरह कौन डांटता है बीवी। ये कहकर अमाल ने अपने गाल को कविशा के गाल से चिपका दिया था और धीरे से कविशा ने ब्लेज़र को उस बाजू से भी निकाल दिया था। जैसे ही ब्लेज़र जुदा होकर ज़मीन पर गई, वैसे ही अमाल के उस हाथ ने कविशा की कमर को पकड़ा और फिर से तेज अपनी तरफ खींचा। एकदम से दोनों के सीने टकराए और सांसों ने ज़रा लय बांधने की कोशिश की थी। उदय वहाँ जनरेटर के पास जाकर तकनीकें देख रहा था, सर खुजा रहा था अपना। क्या फॉल्ट हुआ है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तुम जाओ उसे बुला कर लाओ। उदय ने अपनी इंडेक्स फिंगर को पॉइंट किया एक रास्ते की तरफ और सर्वेंट को न जाने किसको बुलाने के लिए कहा। वो सर्वेंट भी भाग गया। क्या करूं, बॉस का फ़ोन दोबारा आ गया तो क्या दिक्कत है इसमें। वो जनरेटर के फ्यूल बॉक्स को चेक करने लगा था। वहाँ रूह को नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों से नींद गायब थी, बिल्कुल गायब। वो कभी दाईं करवट घूम रही थी तो कभी बाईं करवट घूम रही थी। उसके कानों में अरुण के लफ्ज़ सुनाई दे रहे थे। क्यों क्यों ये सब, क्यों मेरी मोहब्बत मुझसे इतनी दूर है, क्यों। अगर मिस्टर ग्रोवर ने बाबा को नहीं, लेके ने कहा ना उन्होंने नहीं किया ये, फिर क्यों। बस अपनी भवों को सिकोड़ते हुए यहाँ पर वो अपनी नींद गायब कर चुकी थी। आंखें तो अरुण की भी खुली हुई थी। वो अपने आलीशान बंगले में अपने बेडरूम में टहल रहा था। टहलते टहलते वो खिड़की पर पहुंचा था। खिड़की पर जब उसने आसमान ताका तो उसे चांद नज़र आया। चांद को देखते ही उसने अपनी पलकें झपकी। जैसे ही पलकें झपकी, रेटिना ने एक तस्वीर बनाई, कविशा की तस्वीर। जब वो लाल साड़ी में अंदर आ रही थी, तब जब उसने वो शब्द कहे थे, तब उसके दिमाग ने रिकॉल किया कविशा के उन तीखे शब्दों को और उसका दिल उन तीखे शब्दों को भी फूलों की तरह अपने पर ले गया। मुस्कुरा दिए थे उसके लब। तीखा बोलती है वो, मगर बहुत मीठा लगता है। खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो। अरुण को परेशान कर रहे थे कविशा के वो तीखे लफ्ज़। उसे गुस्सा नहीं आ रहा था कविशा की उस बेबाक जवाबे पर, बस उसका दिल खुश हो रहा था। चांद को देखा था अरुण ने, इसी की तरह खूबसूरत हो।
फ़र्क इतना है कि इसमें दाग है, लेकिन तुम में कोई दाग नहीं। मगर मजबूरी ये है कि तुम किसी और की हो। ये कहते हुए अरुण ने अपनी भौंहों से कोड़ लिया था। लेकिन 15 दिन का इंतज़ार है, सिर्फ 15 दिन का। अगर वो अपने कहे हुए वादे पर नहीं उभरी तो वो कहीं की नहीं रहेगी, कहीं की भी नहीं रहेगी। हाँ, कितना कॉन्फिडेंस था यहाँ अरुण की बातों पर उसे। बस चाँद को देखकर अपनी बातों को बोलकर वो मुस्कुरा रहा था। इस कमरे में ये हवा ज़रा और तेज आने की कोशिश कर रही थी और ये लौ साक्षी बन रही थी इन दोनों की मोहब्बत की। कविशा दीवार से लगी हुई थी और अमाल का हाथ उसके गालों पर था। अमाल ने धीरे से कविशा के अधरों को अपने अधरों में भर लिया और फिर धीरे धीरे उसे दीवार की तरफ धकेलने लगे थे उसके होंठ। कविशा ने भी यहाँ विरोध किया, जैसे जंग लड़ रही हो। उसने भी अमाल के होठों को धकेला। ये किस वाइल्ड था। एक दूसरे के होठों को धकेलकर वापस अपने ओर ही खींच रहे थे ये दोनों। अमाल का एक हाथ उसकी कमर पर था और कविशा के दोनों हाथों में अमाल का वो चेहरा था जिसे कविशा अपने ऊपर खींच भी लेना चाह रही थी और अपने होठों से पीछे भी धकेल रही थी। कविशा ने फट से अपने होठों को निकाल लिया था अमाल के होठों से और उसकी गर्दन पर रखकर उसने बाइट कर लिया था। अमाल के लब उसकी बाइट पर मुस्कुरा दिए थे। इसी तरह कविशा ने उसकी पूरी गर्दन पर निशान बनाने चाहे थे। इसी बीच अमाल ने अपने हाथों को कविशा की कमर पर किया और उस साड़ी को उस ओपन स्कर्ट से अलग कर दिया। ओपन स्कर्ट को भी उसने खोलना चाहा, लेकिन उससे पहले ही कविशा ने फिर से उसके होठों को भरकर अपनी तरफ खींचकर छोड़ दिया था। तभी कविशा को एहसास हुआ कि अब उस पर सिर्फ और सिर्फ 2 कपड़ों का वो पर्दा है। अमाल का हाथ ज़रा नाभि से नीचे सरकने लगा था। कविशा अभी भी उस विंडो के बगल वाली दीवार से लगी हुई थी। कविशा ने फट से अपने रुख को बदल दिया, अपनी जगह को बदल दिया, अमाल के कंधे को पकड़ा और उसे दीवार से लगा दिया और फिर देखा, उसकी आंखों में आंखें डाल कर देखा। उसके उस कुर्ते के बटन को जल्दी जल्दी कविशा खोलने लगी थी और फिर जल्दी से उतारना चाहा था, लेकिन उसे ख्याल आया था कि अमाल का एक कंधा अभी भी कवर लिए हुए है। उसने धीरे से उस कवर के उन नोट्स को खोल दिया था, कवर धीरे से उतारा था और वहीं एक कुर्सी पर रख दिया था। अब अमाल के उस हाथ को सीधा किया था, एक बाजू निकाल कर फिर उस बाजू को बहुत आराम से निकाला था। अब अमाल सिर्फ एक वेस्ट में थी। कविशा ने फिर से अमाल की तरफ देखा और अपने होंठ उसने उसके सीने पर चलाने शुरू कर दिए थे वेस्ट के ऊपर से ही। फट से कविशा ने उस वेस्ट को भी अलग कर दिया और बस बचे उसके होंठ और अमाल की वो स्किन। अमाल ने एक सांस भरी, वही सांस कविशा ने भी कॉपी की। कविशा के होंठ फट से उस काले सर्कल पर पहुँचे थे और उस काले सर्कल को उसके होंठों ने भर लिया था। जैसे चाहे वैसे वो उसे प्यार कर रही थी। छोड़ दिया था अमाल ने भी कविशा के पास अपने सीने को। अमाल की सांसें भी इधर उधर हो गई थी, उसकी धड़कनें ऊपर नीचे चल रही थी। कविशा का चेहरा पूरे पेट पर ज़रा सफ़र तय करने लगा था। उसने भी उसी नाभि को पकड़ा और काट लिया था अपने दांतों से। फट से अमाल ने उसे पकड़कर दीवार से लगा दिया और फिर अपने होंठ फट से कविशा के होठों में डाल दिए। कविशा के एक हाथ को पकड़कर उसने दीवार से लगा दिया और उसमें अपनी उंगलियों को फंसा दिया। किस और ज़ोरदार हो गया था। अमाल की कमर कविशा की कमर पर थी। धीरे से वो हाथ सरक कर ज़रा नीचे आया और फिर स्टमक का रास्ता तय करते हुए वो पेल्विस की बोन पर चला गया। वो गैप तलाशने लगी थी क्या अमाल की उंगलियां? क्या नाप रही थी पेल्विस की दूरी एक से दूसरे तक। धीरे से उसके हाथ ने नीचे का सफ़र तय किया और फिर से उसने उस पहाड़ की चोटी को पकड़ा और बस
कविशा ने फट से अमाल का चेहरा पकड़कर ये संदेश दिया कि यही तो जगह है। और फिर अमाल ने कविशा के चेहरे को देखा, उसकी आंखों में आंखें देखी। अमाल ने अपनी चिन को कविशा की चिन से चिपका दिया। कविशा ने अमाल के होठों को फट से पकड़ा जब उसके हाथ अपनी चाल चलने लगे थे। उसके हाथों की वो स्पीड ज़रा तेज हो गई थी। पेस पकड़ लिया था उसके हाथ ने। ये सफ़र तेज हो गया था। कौन सी गियर में डाल दिया था अमाल ने। बस उसी की सांसें तेज हो रही थी। उसकी सांसों को कॉपी कर रही थी कविशा की सांसें। कविशा ने छोड़ दिया था अपने आप को अमाल पर, बिल्कुल छोड़ दिया था। अब वो उसके हाथों के सफ़र से मेल खाने लगी थी। ये जो हल्की हल्की हवा अंदर आने की कोशिश कर रही थी, इस रूम के टेम्परेचर को ज़रा सामान्य करने की कोशिश कर रही थी, नाकाम हो रही थी। ये लो क्या हंस रही थी इन्हें देखकर, या शर्मा रही थी, क्योंकि वो भी तो मध्यम हो रही थी। बस पसीनों की बूंदें बनने लगी थी। वो आहें तेज हो गई थी। सांसों की आवाज़ गूंज रही थी इस कमरे में। कविशा ने एक आह भरी और इशारा किया। अमाल का वो पेस धीरे हो गया। अमाल ने हाथ वहाँ से हटाकर उसकी कमर की उन लकीरों पर धंसाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर क्या बाहों में उठा लूँ तुम्हें? उसने अपनी सांस को कंट्रोल करते हुए पूछा। कविशा ने बोलना चाहा था, लेकिन उसका थ्रोट ड्राई हो गया था। उसने अपनी सर को ना में हिला दिया और फिर अपनी अमाल का हाथ और कमर पकड़े वो बेड की तरफ बढ़ी। बेड पर अमाल ने कविशा को लिटा दिया था। तो देखा था अमाल ने, कविशा का वो स्टमक हल्का हल्का कांप रहा है। धीरे से अमाल उसके ऊपर आ गई थी। कविशा ने दोनों बाजुओं से उसे भर लिया था। दोनों ने एक साथ सांस छोड़ी थी अपनी। कविशा की सांसें अमाल के कंधे पर थीं और अमाल की सांसें कविशा के कान पर। तो तेज और बहुत तेज चल रही थी। ये सांसों का ग्राफ ऊपर का नोट लिए नीचे की तरफ लुढ़का था और ये कंपन जो कांप रहा था दोनों के बीच, वो अब सामान्य होने लगा था। पसीने की बूंदें अब ठंडी पड़ गई थी। कविशा ने धीरे से अमाल को बगल में लेट जाने के लिए कहा और अमाल चुपचाप बगल में लेट गई थी। उसका एक वो कंधा बहुत प्यार से कविशा ने कम्फी कर दिया था और दूसरे की साइड आकर उसने अपना सर रखा था। एक लंबी सांस लेते हुए उसने अमाल के सीने को एक चुंबन दिया था। अमाल ने उसी हाथ से कविशा के बालों को ज़रा पीछे किया। क्या हुआ बीबी? क्या चादर चाहिए? नहीं, तुम्हें क्या लगता है मुझे चादर चाहिए? हाँ, तुम्हें क्यों चाहिए होगी? तुम तो क्या, तुम तो ज्वालामुखी हो, है ना? हाँ, मैं सब हूँ। क्या तुम्हें आज माना है? कविशा ने फिर से अपनी चिन को धंसाते हुए ये सवाल किया था। नहीं, वो तो मेरे सामने आ ही जाएगा। ज्वालामुखी। बच के रहना। उफ, कौन बचना चाहता है अपनी बीवी से? मैं तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ठीक है। ये कहकर कविशा ने अपने हाथ को अमाल के स्टमक पर घुमाकर उसे बांध दिया था और ये जो कमरा था वो अपनी खुशनुमा खुशबू बिखेर रहा था। हाँ, वो साड़ी जो एक छोर वहाँ थी तो दूसरी छोर वहाँ, वो लैंप की लौ जो हल्के हल्के मंदी पड़ने लगी थी। जनरेटर को आज हुआ क्या था? क्या ये चाल थी? चाल चलेगा भी तो कोई ऐसी चाल क्यों चलेगा? तो क्या था फिर? जिसे बुलाने के लिए भेजा था उदय ने, वो भी वापस आ गया था खाली हाथ, ये कहकर कि अभी वो वहाँ है ही नहीं। अरे कहाँ चला गया वो?
हटो। ये कहकर उदय उसे खुद ढूंढने गया। हवेली में जगह जगह लौ जल रही थी। अब जिसके भी हाथ में माचिस आई थी और वो जगा हुआ था, उसने लौ तो जला दी थी, लेकिन ये ईंधन की लौ धीरे धीरे मद्धम भी तो पड़ती है ना। बस, तो ये लौ मद्धम पड़ रही थी, लेकिन इस कमरे की लौ तो कुछ और ही खुशी लिए मद्धम पड़ रही थी। लाल हो गई थी, जैसे कविशा के गाल लाल थे। अमाल की निगाहें नीचे झुककर कविशा के चेहरे को निहार रही थी। अब तुम अगर ऐसे निहारोगी तो मैं सोऊंगी कैसे? तो फिर मैं सोने देना ही नहीं चाहती। क्या मतलब तुम्हारा? बस अपनी बीवी से प्यार करना चाहती हूँ, बेइंतहा प्यार। हो गया ना? नहीं, अभी नहीं। चुप, मैंने कहा ना हो गया तो हो गया। जब ये कंधा ठीक हो जाएगा तब करना जितना चाहे प्यार, अभी के लिए बहुत है। ये कहते हुए कविशा ने गाल को चूमा था अमाल के। ओके, ठीक है, जैसा मेरी बीवी कहे। और इन दोनों ने आंखें बंद कर ली थी एक दूसरे के स्पर्श के साथ। तो बंद कीजिए अभी अपनी आंखें। अरे, जिसने आंखें बंद करके सुनी वो आंखें खोलिए और बाहर आ जाइए। क्योंकि आज के इस एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड कैसा लगा, ये कहानी कैसी लग रही है, ज़रूर बताइएगा लिख कर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या ही कहूँ मैं आपसे, मुस्कुराइए। जब तक आप ये सारी कोशिशें करते हैं तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।